हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 16 ऑफ सीआरपीसी 204। इसका सबसे पहला सेक्शन है आपका। चैप्टर 16 बताता है कॉमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। तो आपके केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है इशू प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। जो उससे पहले क्या स्टेप रहता है, कॉग्निजेंस लेना। कॉग्निजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञान लेना। मजिस्ट्रेट जब किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है, उसके बाद ही वो इशू प्रोसेस करता है। इशू प्रोसेस को हिंदी में अगर हम कहें तो किसी भी मैटर की कार्यवाही को स्टार्ट करना। कॉग्निजेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी जो कॉग्निजेंस के बारे में है। और कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है, पुलिस रिपोर्ट पर, इंफॉर्मेशन पर या कंप्लेंट के बेसिस पर। सेक्शन 190 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉग्निजेंस लेने के बाद, सेक्शन 190 होने के बाद फिर इशू प्रोसेस होता है 204 के अंदर। तो यहाँ ये मैंने सारा सिर्फ सेक्शन ही लिखा है, हम सेक्शन कवर करते जाएंगे। मैं आपको रीड आउट करके बताती जाऊंगी हिंदी में इसका क्या मतलब है। और इन सेक्शन से रिलेटेड अगर हमें कोई और सेक्शन भी अगर पढ़ना है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चलूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी इससे। चलिए देखते हैं 204 इशू ऑफ प्रोसेस। इसका सब सेक्शन 1, इफ इन द ओपिनियन ऑफ ए मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। तो मजिस्ट्रेट की समझ में, ओपिनियन में अगर वो कॉग्निजेंस ले रहा है, मतलब कॉग्निजेंस जो हमने पढ़ा पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर, कंप्लेंट के बेसिस पर या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है ऑफ एन ऑफेंस, देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि एक सफिशिएंट ग्राउंड मिल रहा है इसे आगे प्रोसीड करने के लिए। अब सफिशिएंट ग्राउंड क्या रहता है, अगर मैटर प्राइमा फेसी बनता है, मतलब एक्चुअल में ग्राउंड्स मिल रहे हैं, तभी उस केस को आगे प्रोसीड किया जाता है। एंड द केस अपीयर्स टू बी, इसका सब सेक्शन ए देखिए, अ सम्मन केस। अगर कोई सम्मन केस है, ही शैल इशू अ सम्मन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज। तो मजिस्ट्रेट जो है एक सम्मन इशू करेगा जिससे एक्यूज को कोर्ट के अंदर बुलाया जा सके, अटेंडेंस की जा सके उसकी। बी कहता है अ वारंट केस, अगर वो वारंट केस है, ही में इशू अ वारंट। तो मजिस्ट्रेट जो है एक वारंट इशू कर सकता है उसके लिए। और इफ़ ही थिंक्स फिट अ सम्मन, अब देखिए मजिस्ट्रेट को ऐसा मैंडेटरी नहीं है, वारंट केस है तो वो वारंट ही जारी करेगा, वो चाहे तो वारंट केस के अंदर सम्मन भी इशू कर सकता है। फॉर कॉजिंग द एक्यूज टू बी ब्रॉट और अपियर एट सर्टेन टाइम बिफोर द मजिस्ट्रेट, जिसका पर्पज़ ये रहेगा कि एक्यूज को कोर्ट के सामने लेकर आया जा सके, उसे अरेस्ट करके लेकर आए या फिर वो अपनी मर्जी से खुद ही वहाँ पर अपियर हो, ये रहता है इसका पर्पज़। ओके, नेक्स्ट देखिए, और इफ़ ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन हिमसेल्फ, सम अदर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। और अगर उस मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है सम्मन या वारंट इशू करने की, तो जो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर रहती है, जो एम्पावर्ड रहता है ये सब करने के लिए, वो भी वारंट या सम्मन इशू कर सकता है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन नहीं, सेक्शन 87 सीआरपीसी का सेक्शन 87 वो भी आपको कुछ बताता है। एक क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या आप वारंट केस के अंदर सम्मन कर सकते हैं या सम्मन केस के अंदर वारंट जारी किया जा सकता है। तो इसी का आंसर देते हैं सेक्शन 87। सेक्शन 87 देख लेते हैं क्या कहता है। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन टू सम्मन, की सम्मन भेजने की बजाय मजिस्ट्रेट जो है वारंट भी इशू कर सकता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए इसमें दो तरीके रहते हैं, दो तरीके मतलब हमने 204 में देखा कि भी वारंट केस के अंदर भी सम्मन भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेड ऑफ सम्मन ही डायरेक्टली इशू वारंट, और सम्मन भेजने की बजाय वो वारंट भी निकाल सकते हैं आपके खिलाफ। क्योंकि अगर एक बार आपके अगेंस्ट वारंट निकल गया तो उसको ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं, या तो कोर्ट खुद से क्वैश कर दे उसको, या उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एग्जीक्यूट कैसे होगा, आपको अरेस्ट करके। चलिए देखते हैं। सम्मन ऑलरेडी इशूड, सेक्शन 87 में ये सब बताया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ एक टेबल की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ऑलरेडी इशूड, सम्मन जो है ऑलरेडी इशू किया जा चुका है किसी मैटर के अंदर, क्या उसके अंदर भी मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। ही डज नॉट अपियर ऑन डेट, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ सम्मन इशू हो चुका है, सम्मन मिलने के बावजूद भी अगर वो तारीख पर नहीं आ रहा है, नो जस्टिफिकेशन फॉर एब्सेंस, और वो जो एब्सेंट हो रहा है तारीखों पे, उसके लिए भी कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं हो पा रही है, तो वारंट इशू, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है, उसके खिलाफ वो वारंट इशू कर सकता है। दूसरा, बिफोर द डेट ऑफ अपेयरेंस कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज़ एब्सकॉन्डेड, तो सम्मन जारी किया जा चुका है लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बंदा एब्सकॉन्ड, भाग चुका है। अब भाग गया तो तारीखों पे कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर उसका ऑफेंस जो है थोड़ा सा ग्रेव हो जाता है। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हो तो ये एक अवहेलना है। तो ऐसे सिचुएशन में भी
देन बिफोर द डेट मजिस्ट्रेट में इशू द वारंट। तो मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति भाग गया है, वो तारीख पर नहीं आने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में भी मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ जो है वारंट जारी कर सकता है। ये सेक्शन 87 है, शॉर्टकट में समझाया है। इससे आगे देखते हैं 204 का सब सेक्शन 2 देखिए। नो समन और वारंट शेल बी इशूड अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर सब सेक्शन 1। तो सब सेक्शन 1 के अंदर जो हमने देखा था कि समन या वारंट इशू किए जाते हैं, तो वो कब तक नहीं इशू किए जाएंगे? अनटिल अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज़ बीन फाइल्ड, जब तक कि प्रोसिक्यूशन जो फर्स्ट पार्टी जिसे आप कह सकते हो या फिर विक्टिम आप जिसे कह सकते हो, प्रोसिक्यूशन जब तक अपनी विटनेस लिस्ट कोर्ट में सबमिट नहीं करवा देता, तब तक कोर्ट जो है वारंट या सम्मन इशू नहीं कर सकता। बट ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी होता है कि भी विटनेस लिस्ट जो है बाद में भी सबमिट की जा सकती है, अगर कोई एक रीज़नेबल ग्राउंड, कुछ जस्टिफिकेशन वाला कुछ रीज़न अगर वो कोर्ट को बता देता है। सो इसे हम बोलते हैं क्योरेबल इरेगुलरिटी, मतलब ऐसी गलती जो बाद में ठीक की जा सकती है। तो बट जनरल रूल यही रहता है कि सम्मन या वारंट जो है वो इशू करने से पहले प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस की लिस्ट जो है कोर्ट में सबमिट करवाता है, और वो लिस्ट जो है सारी ही एक्यूज्ड को, जो सेकंड पार्टी, जो डिफेंस काउंसिल जिसे कहते हैं, वो उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस अपना प्रिपेयर कर सके जब वो कोर्ट के अंदर आता है। ओके, सब सेक्शन 3 देखिए। इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग। तो कंप्लेंट जो कोर्ट के अंदर इन रिटन फॉर्मेट में जो सबमिट की जाती है, इंस्टीट्यूट होती है, एवरी सम्मन और वारंट इशूड अंडर सब सेक्शन 1, तो जो हमने सब सेक्शन 1 पढ़ा है, shall be accompanied by a copy of such complaint। अब जो सम्मन या वारंट एक्यूज के पास जो जाता है, उसमें एक तो आपका विटनेस लिस्ट की कॉपी होनी चाहिए, दूसरा कंप्लेंट की कॉपी भी उसमें लगी हुई होनी चाहिए, ताकि एक्यूज को पता चल सके उस पर क्या क्या एलिगेशंस लगाई जा रही है। ठीक है, ये था इसका सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 4 देखिए क्या कहता है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अब डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 203 में ही बताया गया, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड अलग है, यहाँ पर ग्राउंड अलग है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं सब सेक्शन 4 को। व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फी, अगर किसी भी कानून में कोई प्रोसेस फ़ी अगर बताई गई है, प्रोसेस फ़ी क्या होती है? जो आपका जो प्रोसीडिंग चल रही है, इसको आगे प्रोसीड करने के लिए कुछ चार्ज होता है, ये जिसे आप प्रोसेस फ़ी कहते हैं, वो पे करना पड़ता है। और अदर फीस आर पेबल, नो प्रोसेस शैल बी इशूड। तो कोई भी प्रोसेस, ये जो इशू प्रोसेस है ना, ये कहा मतलब ऑर्डर नहीं किया जाएगा अनटिल द फी आर पेड, जब तक ये प्रोसेस फ़ी पे नहीं की जाएगी तब तक इशू प्रोसेस नहीं होगा। एंड इफ सच फी आर नॉट विद इन पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, और समय रहते अगर ये फ़ी पे नहीं की जाएगी, द मजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। अब आप सेक्शन 203 में देखेंगे, यहाँ पर बताया गया नो सफिशेंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। अगर मजिस्ट्रेट को कोई सफिशेंट ग्राउंड नहीं मिलता है उस मैटर को आगे प्रोसीड करने के लिए, तब वहाँ पर वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कर सकता है। सारा नहीं पढ़ूंगी मैं, 203 को आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सब सेक्शन 5 देखिए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87। तो आपका 204 के अंदर जो ये प्रोविजंस जो बताए गए वो कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करते हैं सेक्शन 87 को, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये था आपका सेक्शन 204। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।